हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में सीरीज राख। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है सुमन और साहिल से, जो स्कूल से अपने घर जा रहे थे। एक्चुअली वो दोनों भाई बहन हैं और उनके पापा का नाम है कर्नल अरुण, तो वही उनकी माँ का नाम है मोना। एक्चुअली सुमन काफ़ी अच्छा गाती है और आज वो पहली बार रेडियो पर गाने वाली थी, जिसके लिए सुमन और उसके घर वाले दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे। अब सुमन को अपने इयरिंग्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसकी माँ उसे एक झुमके देती है जो कि गोल्ड के थे, और सुमन उन्हें वियर करके साहिल के साथ रेडियो स्टेशन जाने लगती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि रेडियो स्टेशन नज़दीकी है, तो वो दोनों खुद ही चले जाएंगे। और आते वक्त उनके पापा उन्हें पिक करने वाले थे, जिसके बाद मोना और अरुण इंतजार करने लगते हैं कि कब सुमन का गाना आएगा। बट सुमन का गाना नहीं आता और उसकी जगह दीपा गाना गाती है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद सुमन का गाना रिजेक्ट हो गया, और इसी वजह से अरुण जल्दी से सुमन को लाने के लिए रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जहाँ जाने पर दीपा उसे बताती है कि वो तो कब से सुमन का इंतजार कर रहे थे, बट सुमन यहाँ पर आई नहीं। अब ये सुनने के बाद अरुण काफी हैरान था। तो वही जैसे ये बात मोना को पता चलती है, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं बट अभी तक उनके बच्चे वापस नहीं आए थे, जिसके बाद ये केस जयप्रकाश को दिया जाता है, जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर है। जयप्रकाश के पापा वहां पर उसके लिए टिफिन लेकर आए थे, क्योंकि जयप्रकाश हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और वो अपने आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बट यहाँ पर उसके पापा चाहते थे कि जयप्रकाश हमेशा अच्छा खाए। एक्चुअली उसके पापा भी पहले कांस्टेबल हुआ करते थे, बट उन्हें कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, और इसी वजह से वो सभी लोगों को खाना खिलाया करते थे। अब सभी लोग स्टेशन में खाना खाने ही वाले थे कि तभी जयप्रकाश को इस केस के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो अरुण के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बच्चे 4 घंटे से गायब है। अब यहाँ पर उन्हें पहले लगता है कि शायद बच्चे खुद ही कहीं चले गए होंगे, बट ऐसा एंगल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जयप्रकाश कहता है कि ये किडनैपिंग का एंगल हो सकता है और उन्हें फिरौती के लिए कॉल आ सकता है। जिसके कुछ टाइम बाद इन्हें खबर मिलती है कि एक जगह पर एक बॉडी मिली थी, इसलिए अरुण को जाकर पता करना था कि ये बॉडी किसकी है। अरुण जब जाकर चेक करता है तो ये उसके बच्चे नहीं थे, जो देखकर अरुण थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है। अब यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई कि ये कहानी 1970 की है और ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा था। अब आर्मी वाले के 2 बच्चे गायब हो गए थे, ये खबर हर जगह फैल जाती है और सभी लोग जानना चाहते थे कि अगर आर्मी वालों के बच्चे ही सेफ नहीं है तो बाकी उनका क्या होगा। और इसी वजह से पुलिस वालों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से जयप्रकाश भी कंटिन्यूसली साहिल और सुमन दोनों को ही ढूंढने में लग जाता है। वो लोग एक गैंग को पकड़ते हैं और उनसे पूछताछ करने पर वो बताते हैं कि बिरजू की गैंग ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो लोग अक्सर इस तरह के बच्चों को किडनैप करते हैं और बाहर बेच देते हैं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग बिरजू की गैंग को पकड़ने के लिए जंगल के इलाके में जाते हैं, बट वहाँ पर उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर भी ये लोग जंगल में तलाश लेते हैं, बट ज़्यादा आगे नहीं जा पाते क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से इनका सर्च ऑपरेशन वहीं पर रुक जाता है। और अगले ही दिन एक शेपर्ड को उसी जंगल में साहिल और सुमन की बॉडी मिलती है, जो कि सर्च ऑपरेशन जहाँ पर रुका था उससे 200-300 मीटर आगे मिली थी। अब जयप्रकाश जब वहां पर आता है तो वहां पर उनकी बॉडी की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन दोनों को ही बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। वहां पर जयप्रकाश के सीनियर भी आ जाते हैं और वो भी ये देखकर काफी हैरान थे कि आखिर किडनैपर ने इन दोनों को मारा क्यों, जबकि उसे फिरौती के काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। बट फिर भी ये मर्डर करना, यानी कि ये लोग कोई साधारण किडनैपर्स नहीं है। अब वहां पर रिपोर्टर्स भी आ गए थे और वो पुलिस वालों से सवाल करने लगते हैं, जिसमें से एक थी निसार, जो भी एक रिपोर्टर है। तभी वहां पर अरुण भी आता है और साहिल और सुमन की ये हालत देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो वही जयप्रकाश को क्राइम स्पॉट पर एक गाड़ी का शीशा मिलता है, जो कि कोई ग्रीन कलर की कार थी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली इन बच्चों को किसी रेड स्कूटर वाले ने लिफ्ट दी थी। जिसके बाद वो सभी को पता करने के लिए कह देता है कि रेड स्कूटर किसके पास है। जिसके बाद जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो एक डॉक्टर आता है, जो कि बताता है कि उसी ने साहिल और सुमन को लिफ्ट दी थी। वो बताता है कि उसे कहीं और जाना था, जिसकी वजह से उसने उन दोनों को एक बस स्टॉप पर छोड़ा था। अब पुलिस वाले वहां पर उस डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वो उन्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था। इसके बाद वो दोनों कैसे आगे गए उसे पता नहीं। तो वही मोना इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके बच्चे जिंदा है। जिसके बाद सुमन और साहिल का अंतिम संस्कार किया जाता है।
तो वही फॉरेंसिक डॉक्टर जयप्रकाश को बताता है कि सुमन और साहिल को किसी धारदार हथियार से मारा गया था। ऐसा लगता है कि ये कोई चाकू नहीं है बल्कि तलवार है। जो सुनकर जयप्रकाश भी काफी हैरान था कि आखिर इस जमाने में तलवार लेकर कौन घूम रहा होगा। तो वही पुलिस हर जगह पर चेकिंग करने लगती है ताकि वो ग्रीन कार का पता लगा सके। तभी जयप्रकाश को उसके सीनियर बुलाते हैं, जो कि जयप्रकाश से कहते हैं कि जयप्रकाश को जितना काम करना था इस केस पर उतना वो कर चुका है, क्योंकि पहले लगा था कि ये मामूली किडनैपिंग का केस है, बट ये तो मर्डर केस निकला और इसी वजह से ये केस कुमार नाम के एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे थोड़ा टाइम और दे, क्योंकि वो खुद इस केस को सॉल्व करना चाहता था। बट उसके सीनियर उसे कहते हैं कि जयप्रकाश के पास अभी इतनी एविडेंस नहीं है कि वो उसे कह सके कि वही ये केस सॉल्व करे, क्योंकि जयप्रकाश को बस कार का मिरर मिला है, कार नहीं मिली। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना था। जिसके बाद जयप्रकाश निसार से मिलने जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निसार और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि निसार एक रिपोर्टर है और जयप्रकाश एक पुलिस ऑफिसर। वो निसार को बताता है कि वो इस केस को सॉल्व करना चाहता था, जिस पर निसार उसे कहती है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने, उम्मीद हमेशा होती है। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश तुरंत वहां से निकलता है, क्योंकि अभी उसके पास एक रात थी और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि आज वो पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहां पर साहिल और सुमन का मर्डर हुआ था। तो वो देखता है कि वहां पर अरुण भी था, जो कि अपने बच्चों की मौत की वजह से वहां पर आया था और वो वहां पर बहुत ज्यादा रो रहा था। अब जयप्रकाश उसे घर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद खुद उस जंगल में सर्च करने लगता है और आखिरकार उसे एक जगह पर वो ग्रीन कार मिल जाती है। जिसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर अक्सर उस कार को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि साहिल और सुमन दोनों को इसी कार में किडनैप किया गया था, क्योंकि उस कार में उनके ब्लड और हेयर सैंपल्स मिल गए थे। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर जयप्रकाश को ये भी बताते हैं कि जब साहिल और सुमन को पता चला कि उन्हें किडनैप किया गया है तो उन्होंने किडनैपर पर अटैक किया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें इतना घायल कर दिया कि किडनैपर्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत जरूर पड़ी होगी। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश समझ जाता है कि उसे हॉस्पिटल में ही सर्च करना होगा। जिसके बाद वो हॉस्पिटल वालों से पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन दो लोग उनके हॉस्पिटल में आए थे जिन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी, और डॉक्टर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनकी मारपीट भी हो गई थी। बट डॉक्टर को शक हुआ, इसलिए उसने एक कांस्टेबल को इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब उसने पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया था और कांस्टेबल को लगा कि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन दोनों से कांस्टेबल ने बस उनका नाम पूछा, जहां पर उन्होंने बताया कि उनका नाम मोहन कुमार और प्यारे कुमार है। साथ ही उन्होंने उसे एक एड्रेस भी दिया, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। यहाँ पर जयप्रकाश को पता चलता है कि जब वो अरुण को लेकर इस हॉस्पिटल में आया था ताकि अरुण लाश की पहचान कर सके, तभी ये दोनों वहीं पर थे, मतलब ये दोनों जयप्रकाश के सामने थे, बट उसे पता नहीं था कि यही दोनों किलर हैं। जिसके बाद जयप्रकाश उस एड्रेस पर जाता है जो कि उन दोनों ने दिया था। वहां जाने के बाद उसे वो तलवार मिल जाती है जिससे कि सुमन और साहिल को मारा गया था, और उस तलवार पर नाम था मोहनलाल सूरी चूरनवाला। जिसके बाद वो लोग मोहनलाल के घर पहुंच जाते हैं, बट अब वो वहां पर नहीं रहता था। वहां पर जो आदमी रहता था वो बताता है कि मोहनलाल का एक्चुअली किसी आदमी के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई और वो यहाँ से कहीं चला गया। अब वो कहाँ गया है इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो उन्हें बताता है कि जिस आदमी के साथ उसका अफेयर था वो कहाँ पर रहता है। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश उस आदमी के पास चला जाता है जिसकी एक वाइफ थी और एक बेटा। वो आदमी काफी डर जाता है और वो उन्हें बताता है कि मोहनलाल की एक कोठी थी और वो वहीं पर रह रहा था। जिसके बाद वो उन्हें वहां पर लेकर जाता है तो वो देखते हैं कि वहां पर मोहनलाल की बॉडी थी। 3 दिनों पहले ही मोहनलाल को किसी ने मार दिया था। अब यहाँ पर मोहनलाल का लवर बताता है कि मोहनलाल को शराब की बहुत ज्यादा आदत थी और वो अक्सर एक बार में जाया करता था जिसका नाम था 5 स्टार बार। तो वही हम निसार को देखते हैं जो कि सुमन और साहिल की न्यूज पर ही काम कर रही थी, बट उसके सीनियर उसे कहते हैं कि निसार को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली। अब यह सुनने के बाद निसार जयप्रकाश से कुछ न्यूज पूछती है, बट जयप्रकाश उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी ये सारी बातें मीडिया में आए। जिसके बाद निसार को पता चलता है कि जयप्रकाश का एक कलीग एक जगह पर जा रहा था। एक्चुअली काफी सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि उन्होंने साहिल और सुमन को उस दिन देखा था और इसी वजह से वो एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहा था, इसलिए निसार भी उसके साथ जाती है। तो उसे पता चलता है कि वो एक दूध वाला था। वो जब वहां से जा रहा था तभी उसने कार में साहिल और सुमन को देखा जो कि आवाज दे रहे थे। जिसके बाद उस दूध वाले ने उस कार को रोकने की काफी कोशिश की, बट वो लोग उसे धक्का देकर वहां से भाग गए। जिसके बाद दूध वाले ने काफी बार अपने भाई को पुलिस स्टेशन भेजा ताकि वो इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवा सके, बट किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया।
तो वह हम अरुण को देखते हैं जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि आखिर सुमन और साहिल की मौत कैसे हुई थी, और इसी के लिए उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए थी। तो वही जयप्रकाश से मिलने के लिए निस्सार आती है, बट जयप्रकाश उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि निस्सार बस उसके साथ इसलिए बात कर रही है ताकि वो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ उससे ले सके, और इसी वजह से वो निस्सार पर भड़क जाता है और उससे बिना बात किए वहां से चला जाता है। तो वही जयप्रकाश उस मकान मालिक से मिलता है जहाँ का एड्रेस उन किलर्स ने दिया था। तो वो मकान मालिक बताता है कि उसके यहाँ पर 2 लोग नहीं रहते थे, उसके यहाँ पर तो बस एक ही आदमी रहता था जिसका नाम था प्यारे मोहन, और वो 5 स्टार बार में काम करता है। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश तुरंत 5 स्टार बार चला जाता है, जहाँ का ओनर उसे बताता है कि प्यारे मोहन को तो 2 दिन पहले ही पुलिस वाले उठाकर ले गए। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश काफी हैरान था, लेकिन उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली प्यारे मोहन को उठाने वाले पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि वही दोनों किलर्स थे। और अब उसे डर था कि कहीं प्यारे मोहन भी मर ना चुका हो, जिसके बाद वो प्यारे मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, और उसे पता चलता है कि एक्चुअली प्यारे मोहन एक जेल में था। जहाँ जाने के बाद जयप्रकाश उससे पूछता है कि आखिर ये दोनों कौन है, क्योंकि जयप्रकाश के पास अब उन दोनों के स्केच थे। जो सुनकर प्यारे मोहन उसे बताता है कि उन दोनों में से एक का नाम है रज्जो और दूसरे का नाम है बाबू। वो बताता है कि रज्जो और वो एक ही गांव से है, वो दोनों ही सोनीपत से थे, और रज्जो मुंबई आया था एक्टर बनने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात बाबू से हुई और वो दोनों दोस्त बन गए। अब बाबू एक चोर टाइप का बंदा था और रज्जो उसके साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी करने लगा। अब एक दिन जब वो मूवी देख रहे थे तो वो देखते हैं कि थिएटर में कपल रोमांस कर रहा था। अब बाबू को वो आदमी काफी अमीर लगता है, इसलिए वो आदमी जब वॉशरूम जाता है तो बाबू भी रज्जू के साथ वॉशरूम चला जाता है और उस आदमी पर अटैक करता है, जिसके बाद वो उस आदमी के वॉलेट से पैसे निकालने लगते हैं, बट उस वॉलेट में कुछ भी नहीं था। ये देखकर दोनों ही उस आदमी को बुरी तरह से पीटते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब उन्हें भागता हुआ देखकर बाकी लोग भी इनके पीछे पड़ जाते हैं, बट ये लोग किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रज्जू बहुत ज्यादा डरपोक है, तो वही बाबू उतना ही खतरनाक है। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, और इसी वजह से रज्जू उसे छोड़कर जाने लगता है, बट बाबू अपनी प्यार भरी बातों से उसे रोक ही लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक कार को चुराते हैं और एक घर में जाते हैं। एक्चुअली बाबू ने पता किया था कि इस घर के सभी घर वाले बाहर हैं, और इसी वजह से वो वहां पर चोरी करना चाहता था। अब ये सुनकर रज्जू काफी डर जाता है और वो इसके लिए मना कर रहा था, बट यहाँ पर बाबू उससे कहता है कि अगर वो सोचता रहेगा तो कभी भी रिच नहीं बन पाएगा। इसलिए वो रज्जू को लेकर घर के अंदर जाता है, बट वहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, बट ये दोनों उसे बांधकर वहां से सब कुछ चुरा कर भाग रहे थे। तभी वहां पर रज्जू देखता है कि बाबू वहां पर नहीं था। ये देखकर वो डर कर कार में आकर बैठ जाता है, तो वो देखता है कि बाबू कार में ही था और उसने एक लड़के को किडनैप कर लिया था। एक्चुअली वो लड़का भी उसी घर में था, और इसी वजह से बाबू ने उसे किडनैप किया था, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़के के बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद अगले दिन वो लड़के के पापा को कॉल करके फिरौती की रकम मांगते हैं, और उस लड़के के पापा देने के लिए मान भी जाते हैं, जिसकी वजह से बाबू काफी खुश था और वो अपनी गर्लफ्रेंड मीनू से मिलने जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है। वो मीनू से कहता है कि उनके दिन बदलने वाले हैं, जल्दी वो लोग अमीर हो जाएंगे, जिसके बाद मीनू को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मीनू उससे पूछती है कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, बट यहाँ पर बाबू उससे कहता है कि काम तो काम होता है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब अगले दिन वो पैसे लेने के लिए जाता है तो वहां पर पुलिस भी आ गई थी। अब पुलिस को वहां देखकर बाबू किसी तरह से वहां से भाग निकलता है, बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो घर आकर उस लड़की को खत्म करना चाहता था, बट यहाँ पर रज्जू से रोकने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर बाबू को शांत करवाता है, बट बाबू उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार उस लड़के को मार ही देता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब ये सब कुछ मुंबई में हुआ था, इसलिए ये जानते थे कि मुंबई पुलिस इनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए ये दोनों दिल्ली भाग आते हैं, जहाँ पर रज्जू बाबू से काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि बाबू ने उस लड़के को मारा था। बट यहाँ पर बाबू उससे कहता है कि वो तो जानता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर वो रज्जू से कहता है कि अगर वो उस लड़के को नहीं मारता तो वो लड़का उनके बारे में सब कुछ बता देता। यहाँ पर वो फिर से रज्जू को कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि आखिर आगे वो दोनों क्या करेंगे। जिस पर रज्जू से कहता है कि उसका एक दोस्त है जो कि 5 स्टार होटल में काम करता है, वो उनकी मदद जरूर करेगा। वो बताता है कि उसके दोस्त का नाम प्यारे मोहन है। जिसके बाद ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर बाबू रज्जू के ऊपर काफी हंसने लगता है, क्योंकि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं था, बल्कि 5 स्टार नाम का बार था, जहाँ प्यारे मोहन डुएट सॉन्ग गाया करता था। मतलब वो लड़की की आवाज में भी गाता था और लड़के की भी, साथ ही वो कॉस्ट्यूम भी दोनों के वेयर किया करता था, जिसकी वजह से चूरन लाल उसके पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे प्यारे मोहन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर जब इन लोगों को पता चलता है कि चूरन लाल की प्यारे मोहन के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी नजर है,
तो ये लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, जो सुनकर प्यारे मोहन बताता है कि वो चूरनलाल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और चाहता है कि उसे सबक सिखाया जाए। अब यहाँ पर बाबू उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे सबक सिखा सकता है। अब ये सुनने के बाद प्यारे मोहन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उन दोनों के साथ चूरनलाल के घर जाता है ताकि वो चूरनलाल को थोड़ा सा धमका सके। बट यहाँ पर बाबू चूरनलाल को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर प्यारे मोहन समझ जाता है कि बाबू कितना ज़्यादा खतरनाक है और उसके संगत में रहकर रज्जू भी बहुत खतरनाक हो चुका था और इसी वजह से वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो वही ये दोनों चूरनलाल को मार देते हैं और उसी के वहाँ से वो तलवार चुराते हैं जिससे बाद में उन्होंने सुमन और साहिल का मर्डर किया था। तो वही बाबू रज्जू से कहता है कि जिस प्यारे मोहन की खातिर उन्होंने चूरनवाला को मार दिया, अब प्यारे मोहन उसी के बारे में सबको बता देगा और ये दोनों फंस जाएंगे, इसलिए उन्हें प्यारे मोहन को भी सबक सिखाना होगा। अब रज्जू भी इसके लिए मान जाता है, बट वो कहता है कि वो लोग प्यारे मोहन को जरा सा डराएंगे क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक है, जल्दी से डर जाएगा। जिसके बाद एक दिन ये दोनों प्यारे मोहन को पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं। एक्चुअली एक खंडर जगह थी जहाँ पर एक कपल आया हुआ था जो कि रोमांस कर रहा था। तभी लड़की कहती है कि उसे कुल्फी खानी है और इसी वजह से वो लड़का कुल्फी लाने के लिए वहां से चला जाता है। अब जैसे ही बाबू उस लड़की को वहां पर अकेला देखता है, वो उसे पकड़ कर लेकर आता है और प्यारे मोहन से कहता है कि अगर वो चाहता है कि ये दोनों उसे जिंदा छोड़ दे तो उसे इस लड़की को मारना होगा। लेकिन प्यारे मोहन की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो पाती। तभी उस लड़की का बीएफ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर नहीं है, तो वो तुरंत वहां पर खड़े कांस्टेबल को बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर आते हैं तो इन तीनों को देख लेते हैं। अब ये देखकर बाबू और रज्जू दोनों ही वहां से भाग निकलते हैं। तो वही प्यारे मोहन कांस्टेबल के पास ही रुक जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे जेल में रखे क्योंकि वहीं पर वो सेफ रहेगा। जिसके बाद ही प्यारे मोहन को जेल में डाल दिया गया था और अब वो ये सारी बात जयप्रकाश को बताता है, जो सुनने के बाद जयप्रकाश उससे पूछता है कि अब वो दोनों कहाँ पर होंगे। तो प्यारे मोहन कहता है कि उसे पता नहीं है, बट उसे लगता है कि रज्जू जरूर अपनी बहन के पास वापस जाएगा क्योंकि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, तो वो छुपने के लिए वहीं पर जाएगा अपनी बहन के पास सोनीपत, और बाबू के बारे में उसे नहीं पता। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश तुरंत सोनीपत के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है और खुद भी वहां पर चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि रज्जू यहाँ पर आया था, बट वो वहां से भाग निकला। जिसके बाद वो कहाँ गया है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रज्जू अपनी बहन के पास आया था तो वो वहां पर आराम से रह रहा था, बट उसकी बहन का जो पति है यानी कि रज्जू का जीजा जी, वो रज्जू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसके आने की वजह से वो उसकी बहन को बार बार मार रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि रज्जू की अपनी बहन की बेटी पर ही बुरी नजर थी। एक बार तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट उसे अपनी भांजी में सुमन का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो डर कर वहां से निकल जाता है। साथ ही उसने देख लिया था कि उनके स्केचेस अखबार में आ गए थे और इसी वजह से रज्जू को पता था कि पुलिस वाले यहाँ पर जरूर आएंगे। वो इसके बारे में कॉल करके बाबू को बताता है, जो कि अपने दोस्त जिमी के साथ मुंबई में था। यहाँ पर उसने जिमी को झूठ बोला था कि वो दिल्ली में एम्बुलेंस चलाने का काम करता था, बट एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसे ये सारी चोट आई। ये बोलकर ही वो जिमी के साथ रह रहा था। तो वे जिमी बाबू को बताता है कि उसकी जल्दी शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद बाबू उसके लिए काफी खुश होता है और कहता है कि वो जिमी के लिए गिफ्ट लेकर आएगा। जिसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर एक कपल को लगता है कि वो टैक्सी वाला है और इसी वजह से वो उसकी कार में बैठ जाते हैं। बट जल्दी बाबू उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ वो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसकी वाइफ के साथ उसके सामने जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि उनके पास एक कुत्ता था, जिसे लेकर वो वहां से भाग निकलता है और उसी कुत्ते को वो जिमी को दे देता है और उसे कहता है कि ये उसकी शादी का गिफ्ट है। तो वही हम निसार को देखते हैं, जो कि जयप्रकाश के घर आती है, जहाँ पर वो जयप्रकाश को एक फाइल देती है जिसमें मुंबई में भी इन दोनों ने जो किडनैपिंग करके एक लड़के को मारा था उसकी सारी रिपोर्ट थी। अब ये सुनने के बाद जयप्रकाश तुरंत मुंबई चला जाता है क्योंकि उसे इस कपल के बारे में भी पता चला था और वो जानता था कि ये दोनों जरूर वहीं पर होंगे, क्योंकि अगर बाबू वहाँ पर है तो उससे मिलने के लिए रज्जू भी वहाँ पर आ ही जाएगा। तो वही प्राइवेट डिटेक्टिव अरुण को वो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाकर दे देता है और उससे कहता है कि वो इसे पढ़े नहीं, बट अरुण उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि सुमन को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा रोता है। तो वही जयप्रकाश को अब बाबू के बारे में पता चलता है। एक्चुअली बाबू जब स्कूल में था तभी से वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था और इसी वजह से उसके टीचर कहते हैं कि अब वो उसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब ये सुनने के बाद बाबू की माँ टीचर से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, बट टीचर इसके लिए नहीं मानते। तभी उनके पास एक लड़का आता है जिसे देखकर बाबू की माँ उसे कहती है कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है। ये सुनने के बाद बाबू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद उसे जेल में भेजा गया था, जहाँ सज़ा काटने के बाद जब वो जेल से वापस आया
तो उसकी माँ ने अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर ली थी। एक्चुअली उन्होंने किसी और से शादी की थी और उनको एक बेटी भी थी। वो जब वहाँ पर बाबू को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये कितना खतरनाक है। यहाँ पर उसकी माँ उसे काफ़ी सारे पैसे देती है और अपने कुछ गहने भी देती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और वापस कभी भी यहाँ पर ना आए। अब ये सुनने के बाद बाबू को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी भी उससे प्यार किया। अब ये सुनने के बाद बाबू की माँ अपनी बेटी के पास चली जाती है, जिसके बाद बाबू तुरंत किचन में जाता है और पूरे घर को आग लगा देता है, जिसकी वजह से बाबू की माँ बुरी तरह से जल गई थी। तो वही उसकी बहन की वहीं पर मौत हो गई थी। अब ये सब पता करने के बाद जयप्रकाश बाबू की माँ से जाकर मिलता है, जहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और वो बताती है कि बाबू एक खतरनाक राक्षस है, इसलिए उसे जल्दी से पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बताती है कि उसने खुद उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, बट वो पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद जयप्रकाश उस जेल में जाता है जहाँ पर बाबू को रखा गया था। उसे पता चलता है कि वहाँ पर बाबू की दोस्ती बस जिमी नाम के लड़के के साथ थी। यहाँ पर उसे जिमी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो जिमी को ढूंढने लगता है। तो वही हम मीनू को देखते हैं, जो अखबार में जब बाबू की फोटो देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बाबू इतना ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर मीनू की फ्रेंड उसे कहती है कि उसे पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए, बट मीनू को लगता है कि अगर उसने पुलिस को बता दिया तो उसके और बाबू के अफेयर के बारे में उसकी माँ को भी पता चल जाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और इसी वजह से मीनू पुलिस को कॉल नहीं करती। बट मीनू की फ्रेंड जयप्रकाश को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जिसके बाद जयप्रकाश मीनू से बात करने के लिए हॉस्पिटल आता है तो मीनू वहाँ पर नहीं थी, वो अपने रूम पर थी। इसलिए वो लोग रूम पर जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली बाबू मीनू के साथ ही था और वो मीनू से कहता है कि वो अपना सामान पैक करे, क्योंकि अब वो दोनों शादी करेंगे। अब मीनू काफ़ी डरी हुई थी, बट वो फिर भी बाबू को सच्चाई नहीं बता रही थी कि उसे पता है कि बाबू ने क्या किया है। बट उसके हाथ में बाबू न्यूज़पेपर देख लेता है, जिसके बाद वो उसे पीटने लगता है। बट जब तक जयप्रकाश वहां पर आ पाता, बाबू वहां से भाग चुका था। बट यहाँ पर बाबू ने अपना एक कोट रखा था जो कि जिमी का था और वो यहाँ पर पहन कर आया था। अब उस पर टेलर का नाम लिखा था, जिसकी वजह से जयप्रकाश उस टेलर तक पहुंच जाता है और उससे वो जिमी तक भी पहुंच जाता है, जहाँ जिमी से वो पूछता है कि बाबू कहाँ पर है। बट जिमी को पता नहीं था कि अब वो कहाँ पर है। जिमी कहता है कि बाबू तो उसकी शादी का ड्रेस तक लेकर गया था। जो सुनकर जयप्रकाश उससे पूछता है कि वो हनीमून पर कहाँ जाने वाला था। अब ये सुनने के बाद वो उसे बताता है कि वो आगरा जाने वाला था। ये सुनने के बाद जयप्रकाश समझ जाता है कि ज़रूर बाबू रज्जो के साथ आगरा ही गया होगा और इसी वजह से वो आगरा की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन अब जयप्रकाश को भी आगरा जाना था, बट उसके सीनियर का कहना था कि अब ये केस कुमार को देना होगा, क्योंकि जयप्रकाश अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया था। अब जयप्रकाश डिसाइड करता है कि वो अपनी सीनियर की बात ना मानकर अकेला ही आगरा चला जाएगा, भले इसके बाद जो भी हो वो उसे देख लेगा। जिसके बाद वो आगरा पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बाबू और रज्जो भी थे। एक्चुअली रज्जो ने एक फैमिली को होस्टेज बना लिया था और वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। तो वही बाबू भी ये सब देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि रज्जो ने अकेले इस फैमिली को होस्टेज बना दिया था। तो वही जयप्रकाश आगरा आ जाता है और वहाँ पर वो हर जगह पोस्टर्स लगा देता है कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं और अगर ये दोनों कहीं पर भी दिखे तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। तो वही रज्जो को उस घर में एक गन मिली थी, बट उसके अंदर गोलियां नहीं थी। ये देखकर बाबू कहता है कि उन्हें गोलियां लानी होगी और इसी वजह से वो दोनों ही उस घर से निकलते हैं और एक आदमी के पास जाते हैं ताकि उससे वो गोलियां ले सके। बट उस आदमी का जो पिता था वो अखबार पढ़ रहा था और उसने अखबार में इन दोनों को ही देख लिया था और इसी वजह से वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वही बाबू रज्जो के साथ ताजमहल देखने जाता है, जहाँ पर वो रज्जो से कहता है कि रज्जो अकेला ऐसा बंदा है जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बाबू की माँ ने भी उससे मुंह फेर लिया था और यहाँ तक कि मीनू ने भी, बट रज्जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले इन्हें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे थे। ये देखकर ये दोनों एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो देखकर जयप्रकाश भी ट्रेन में चढ़ जाता है और वो रज्जो को पकड़ लेता है। अब ये देखकर बाबू उससे कहता है कि अगर उसने रज्जो को नहीं छोड़ा तो वो इस लड़की को मार देगा। बट यहाँ पर जयप्रकाश उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अगर उसे मारना है तो वो मार दे, बट वो रज्जो को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो रज्जो को पीटने लगता है कि तब रज्जो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो बाबू ने किया है और ये सब कुछ वो बाबू की डर की वजह से ही कर रहा था। अब ये सुनने के बाद बाबू काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रज्जो हमेशा उसका साथ देगा, बट रज्जो भी यहाँ पर पलट गया था, जिसकी वजह से वो रज्जो के ऊपर गुस्सा था और वो उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगता है। कि तभी जयप्रकाश का कलीग रज्जो को पकड़ लेता है, जिसके बाद जयप्रकाश बाबू को पकड़ने में लग जाता है। अब वहाँ पर कुछ आर्मी वाले थे जो कि जयप्रकाश की मदद करते हैं और इस तरह से जयप्रकाश उस लड़की को छुड़वाता है और बाबू को पकड़ लेता है। जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन
सुमन और साहिल जब बस स्टॉप पर रुके थे तभी उन्हें ये कार दिखी। अब सुमन कहती है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उन्हें इस कार से लिफ्ट लेनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस कार में बैठ गए, क्योंकि उन दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों किस टाइप के आदमी हैं। बट जब ये लोग रेडियो स्टेशन पर नहीं रुके तो साहिल और सुमन समझ गए कि ये दोनों अच्छे नहीं हैं और उन्हें किडनैप कर रहे हैं, और इसी वजह से दोनों ने ही इन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब साहिल बहुत ही बुरी तरह से रज्जो पर अटैक कर रहा था। ये देखकर बाबू ने उसे कहा कि वो तलवार निकाले। जिसके बाद ही रज्जो ने तलवार निकाली और वो साहिल पर अटैक करने लगा। जिसके बाद उन दोनों को वो जंगल में लेकर गए, जहाँ साहिल और सुमन कंटिन्यूसली उससे लड़ रहे थे और उन्होंने साहिल को मार दिया। जिसके बाद बाबू सुमन को दूसरी जगह लेकर गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। जिसके बाद उसने रज्जो से कहा कि वो भी जाकर सुमन के साथ वही सब करे। बट यहाँ पर रज्जो के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं सकता था। जिसकी वजह से वो सुमन के साथ कुछ भी नहीं कर पाया कि तभी वहां पर सुमन आ गई और उसने इन दोनों पर अटैक करना फिर से स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद वो अटैक करने के बाद साहिल के पास गई, बट तब तक साहिल की मौत हो गई थी। अब ये बात जैसे इन दोनों को पता चली, इन दोनों ने बुरी तरह से सुमन को भी मार दिया। जिसके बाद इन दोनों में भी लड़ाई होने लगी, क्योंकि रज्जो जानता था कि अब पुलिस वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों तुरंत वहां से भागने लगे, बट इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बाबू को काफी चोट आई थी और इसी वजह से रज्जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और उसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब ये सारी बात जयप्रकाश अपने सीनियर को बताता है, जो सुनकर वो भी सुमन और साहिल पर काफी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने आखिरी दम तक उन किडनैपर्स पर अटैक किया था। जिसके बाद रज्जो और बाबू को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे थे कि इन्हें फांसी दी जाए। तो वही जज भी इन्हें फांसी की सजा दे देता है, जो सुनकर सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों वही डिजर्व करते थे। बट उनको सजा मिलने के बाद भी मोना और अरुण बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो खोया था उसे वो बता नहीं सकते थे और ना ही कोई उनका दर्द समझ सकता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्या होता कि अगर उस दिन ये दोनों नहीं आते, कैसे सुमन और साहिल बारिश में भीगते हुए रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते, जहाँ पर सुमन अपना गाना गाती, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी राग सीरीज की स्टोरी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।